आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। और हम शुरू करते हैं अपना आज का सेकंड लेसन शुरू करते हैं। बेसिकली हमारा जो आज का सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू प्लानर। मैं इसको ज़रा हाइड कर लूँ। यस, इसको बंद कर लूँ। यस, ओके, फाइन। सो हमारे प्लानर के मुताबिक हमारे कुछ आज के जो बेसिक फंक्शंस हैं हम उनके ऊपर थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। लास्ट क्लास में हमने होम मेन्यू को थोड़ा सा डिस्कस किया था। जैसे मैंने पहली क्लास में भी जिक्र किया कि हमारा जो बेसिक वाला एक आप कह लीजिए एस्पेक्ट है इस क्लास के हवाले से, इस ट्रेनिंग के हवाले से, तो हमने बेसिक में बहुत सारी बेसिक चीज़ों को टच करना है। हो सकता है कि आप लोगों ने वो 100 टाइम्स की हों ऑलरेडी, और हो सकता है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हों जिनके लिए वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। सो मैं बिल्कुल कुछ बेसिक चीज़ें ही आपके सामने रखूंगा, एंड देन आज हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सेल के एक ओवरव्यू के बाद, तमाम मेन्यूज़ को डिस्कस करने के बाद, हम गूगल शीट को भी ज़रा देख लें। वो भी हमारे कोर्स का पार्ट है। तो हमने ऑनलाइन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ऑनलाइन फाइल कैसे प्रिपेयर की जाती है और उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, तो हम क्विकली कोशिश करेंगे कि आज हम उसको भी आखिर में कुछ मिनट्स गूगल शीट को भी ज़रा देख लें। सो आई होप कि इंशाल्लाह एक दो तीन क्लासेस हमारी बेसिक चीज़ों की होंगी और उसके बाद वी विल मूव ऑन इंशाल्लाह। सो लास्ट टाइम हमने इंसर्ट होम मेन्यू के बहुत सारे फंक्शंस को हमने देख लिया। उसमें से कुछ दो तीन चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने रखूं, और फिर हम इंसर्ट मेन्यू की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है फ़िल्टर का। आई होप कि आप सब लोग फ़िल्टर के ऑप्शन से फेमिलियर होंगे, लेकिन मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा मैं आपके सामने रख देता हूँ। सो फिल्टर बेसिकली एक्सेल के अंदर एक बड़ा यूज़फुल फंक्शन है। इससे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को अलाइन करने में मदद मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डाटा कंडक्ट किया, आपने एक सर्वे कंडक्ट किया और उसमें आपके पास 500 या 5000 हाउस होल्ड्स की इंफॉर्मेशन है या कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है, तो थ्रू दिस फिल्टर ऑप्शन आप चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं और उनको रीचेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर दो तीन मेजर वेरिएबल्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि हम उसको थोड़ा सा फिल्टर के कॉन्टेक्स्ट में देख लें। ये येलो हाईलाइटेड वेरिएबल्स, ये हमें इसमें हमारे पास कैटेगोरिकल इन्फॉर्मेशन है, न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक सिटी की इन्फॉर्मेशन को इस 5000 के डाटाबेस में से देखना चाह रहा हूँ, तो मैं फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। ये फ़िल्टर बिल्कुल एक बेसिक फंक्शन है एक्सेल का। फ़िल्टर की एक एडवांस फॉर्म पिवट टेबल है। और फिर वो पिवट टेबल आगे हम क्लास में डिटेल में देखेंगे, तो उसमें फ़िल्टर कैसे यूज़ होता है उसको हम बाद में एनालाइज करेंगे। सो होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग टैब के अंदर, एडिटिंग कैटेगरी के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर का। इसके ऊपर आप फिल्टर के ऊपर अगर आप क्लिक कर लें तो आपके पास पूरी शीट के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। फिल्टर ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक वेरिएबल के ऊपर या एक कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस डेटाबेस में से लाहौर सिटी की इंफॉर्मेशन को देखना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने आपके सामने इस वेरिएबल को ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है येलो कलर के साथ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर बाकी तमाम शहरों को अनचेक करके सिर्फ लाहौर को मैं चेक कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, मैंने सारे बॉक्सेस को अनचेक कर दिया और मुझे सिर्फ अगर लाहौर को एनालाइज करना है तो मैं लाहौर की इंफॉर्मेशन के ऊपर, लाहौर के ऊपर क्लिक करूंगा और आपके सामने वो टिक मार भी नज़र आ रहा है। मैं जैसे ही ओके प्रेस करूंगा तो अब मेरे सामने सिर्फ लाहौर की इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इसको आपको एक क्विक व्यू दिखा सकूं, तो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो यू सी कि इस पूरे डाटाबेस के अंदर मेरे पास सारे लाहौर के रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सिमिलरली, अगर मैं इसको लिंक करते हुए या लाइन करते हुए सेकंड कॉलम के अंदर सिर्फ फीमेल्स को मैं पिक कर लूँ, तो मेरे सामने लाहौर की फीमेल कस्टमर का डाटा आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं ये देखना चाहूँ, तीसरा फिल्टर मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे इसके ऊपर, मुझे इस पूरे डाटा सेट में से सिर्फ उन कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जिन्होंने दिसंबर में विजिट किया या जिन्होंने दिसंबर में शॉपिंग की। तो मैं तीसरा फिल्टर साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम अप्लाई कर रहा हूँ। तो यू सी कि मेरे पास आउट ऑफ 5000 ये कुछ लिमिटेड से केसेस आ गए हैं। अगर मैं इनको काउंट करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ बॉटम पे 48 नंबर आ रहा है। सो फिल्टर इस तरह से काम करते हैं, बट फिल्टर का एक और फंक्शन भी है। लेट मी शो यू वेरी क्विकली। मैं इन सारे फिल्टर्स को दोबारा से ओके कर रहा हूँ, अनचेक कर रहा हूँ। अब ये सारा डाटा हमारे पास असल हालत में है। फिल्टर में
फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जो कि रेड हाईलाइटेड हैं, या उनको मैंने लेट से मैंने रेड कलर दिया है, कुछ सेल्स हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर दिया है फॉर एग्जांपल, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको मैंने लेट से मैंने रेड टेक्स्ट कलर दिया है। यू सी, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तीन डिफरेंट कलर हैं सेल्स के, और एक जगह मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए रेड टेक्स्ट कलर कर दिया। तो भी फिल्टर ना सिर्फ आपकी कैटेगरीज को पिक करता है, फिल्टर आपके टेक्स्ट के कलर को भी पिक करता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, मैं इस फर्स्ट कॉलम में से अगर मैं फिल्टर अप्लाई करते हुए इनमें से किसी कलर के सेल्स को पिक करना चाहूँ, तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं सिर्फ रेड हाईलाइटेड सेल्स को मैं पिक कर लूँ। आप देखिए, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये रेड हाईलाइटेड सेल्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इनमें से फिल्टर बाय कलर में जाके सिर्फ ग्रीन को पिक करना चाहूँ, तो यू सी मेरे पास ग्रीन कलर के सेल्स आ गए, बाकी सब हाइड हो गए। इसी तरह इसमें आपके पास चॉइस है कि आप अच्छा, अगर आप इसको अनचेक करना चाह रहे हो तो आप अनचेक कर लीजिए, आपके पास वो सारा आ जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट को रेड कर दिया था, पूरे डेटाबेस में सिर्फ ये टेक्स्ट रेड है। तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं फिल्टर बाय कलर में जाके सॉर्ट बाय कलर इसमें, यस, ये देखिए, सॉर्ट बाय कलर में जाके मैंने सिर्फ इस रेड वाले टेक्स्ट को मैंने पिक किया, तो उसने मुझे रेड टेक्स्ट बिल्कुल टॉप पे दिखा दिया और बाकी सारे नीचे चले गए। तो इस तरह आप टेक्स्ट और फिल्टर सेल्स के कलर्स के मुताबिक फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और फंक्शन है फिल्टर का, हमारा जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट हमारा एक कंप्लीट हो गया है। मैं अगर इसमें किसी इंफॉर्मेशन को अल्फ़ाबेटिकली देखना चाहूँ या सॉर्ट करके देखना चाहूँ, अगर नुमेरिक है तो नुमेरिक में आप स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, और अगर अल्फ़ाबेटिकली है तो ए टू जी या जेड टू ई आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कॉलम है, ये बर्थ ईयर इसका एब्रीवेशन है, इसको मैं वाइट येलो हाईलाइट कर देता हूँ फॉर एक्सपेरिमेंट, कॉलम एफ। इसको अगर मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो सॉर्ट से मुराद ये है कि वो डाटा रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, 5000 हाउस होल्ड्स का या कस्टमर्स का डाटा रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो अगर मैं इसको सॉर्ट करूं, तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पर सॉर्ट के दो ऑप्शन हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सॉर्ट बाय कलर्स भी हो सकते हैं, जैसे फिल्टर्स बाय कलर हो सकता है, सॉर्ट बाय कलर्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निक है जो आपके जहन में होनी चाहिए। जब भी आप सॉर्टिंग का फंक्शन अप्लाई करें, तो बिफोर अवॉइड टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और टू अवॉइड एनी एरर, मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं हमेशा किसी भी दो तीन रोज को मैं कलर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे बिफोर अप्लाइंग सॉर्टिंग फंक्शन, बिफोर अप्लाई सॉर्टिंग फंक्शन, मैं इसके ऊपर इसको येलो कर रहा हूँ, और फिर मैं इसके बाद इसको रीचेक करूंगा कि क्या मेरा सॉर्ट ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, ये मेरा एक कॉलम है, एफ कॉलम, इसमें मैं सॉर्ट करने लगा हूँ, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अब मैं इसको रीचेक करना चाहूँगा कि मैंने जो कलर जो मैंने रोज को हाईलाइट किया था, क्या वो वाकया ही सही सॉर्ट हुई हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मुझे उसमें इसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए अगेन आई कैन क्लिक ऑन दिस फिल्टर बाय सॉर्ट जस्ट टू रीचेक। तो यू सी कि मेरी जो सॉर्टिंग है वो बिल्कुल ठीक हुई। अगेन मैं दोबारा से इसको अप्लाई कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये आप देखिए स्मॉल से हाईएस्ट की तरफ जा रहा है, और अगर मैं इसी को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूं तो लार्ज वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी, बाकी सारी नीचे चलेंगी। इन रोज को हाईलाइट करने का मकसद ये था कि आप जब सॉर्ट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स ये आपसे कुछ फर्दर एप्लीकेशन पूछता है। एक्सेल आपको एक पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें ये आपसे पूछता है कि क्या ये इस सिलेक्शन को आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और अगर वहाँ पे कोई एरर हो जाए तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो सॉर्टिंग आप करना चाह रहे थे क्या डाटा वैसे ही सॉर्ट आउट हुआ है या उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम इसमें इस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं। अगेन अगर मैं इस सॉर्टिंग से इसको रियल हालत में लेके आना चाहूँ डाटा को, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, इसको ओके कर दूंगा। तो आप सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं।
सो ये एक फंक्शन था जो मैं चाह रहा था कि आपके सामने रख लूँ। फाइंड हमने और चेक कर लिया था, फाइंड में आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया था, फाइंड भी हम देख चुके थे। सो अब हम चलते हैं सेकंड मेन्यू की तरफ, जो कि इंसर्ट का मेन्यू है। इंसर्ट इज़ वेरी यूज़फुल। इसमें आपके बहुत सारे रियल टाइम जो आपके प्रैक्टिकल फंक्शंस हैं वो अप्लाई होते हैं इंसर्ट के मुताबिक। इंसर्ट जब लफ्ज़ आपके सामने आता है तो आपके सामने जो चीज़ आपको समझ आती है वो ये है कि आपने कुछ इसमें नया ऐड अप करना है, नया आपने इसमें ऐड करना है। तो इंसर्ट हमें उसका जो बिल्कुल एक मतलब समझ में आता है वो ये है। अच्छा, अब इसमें टेबल्स हैं। ये हमारा एक कंप्लीट एक क्लास इसके ऊपर होगी, पिवट टेबल के ऊपर। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, इसको हम बाद में देखेंगे। रिकमेंडेड पिवट टेबल, ये भी उसी उसी से रेलिवेंट है, इसको हम बाद में देखेंगे टेबल्स को भी। टेबल्स का हमारा एक पूरा टॉपिक है कि एक्सेल किसको टेबल कहता है, और टेबल की क्या खुसूसियात होती हैं, और टेबल की क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो इसको हम बाद में एक क्लास में इसको अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशंस। आई होप कि आप इसमें से आपने कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर यूज़ किया होगा, लेकिन मैं क्विकली इसमें से आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। अगर आप इस डेटाबेस में कुछ चीज़ों को ऐड करना चाह रहे हैं, शेप्स की शक्ल में, आइकॉन्स की शक्ल में, स्मार्ट आर्ट की शक्ल में, तो ये आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इलस्ट्रेशंस का एक फंक्शन मौजूद है इसमें। मिसाल के तौर पे आप इसमें एक नई पिक्चर लाना चाह रहे हैं, तो इसमें आप जैसे ही पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउन एरो के ऊपर, तो आपके पास दो फंक्शंस हैं, दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आप दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अपने सिस्टम की तरफ ये फंक्शन आपको लेके जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर कोई पिक्चर पड़ी हुई है, मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर कोई पिक्चर पड़ी है, और मैं इसको यहाँ पर अपलोड करना चाह रहा हूँ, इसको एक्सेल के ऊपर मैं लेके आना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, एक ये पिक्चर है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इंसर्ट। तो आप देखिए कि वो पिक्चर इलस्ट्रेशन के फंक्शंस में यहाँ पर ले आया हूँ। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही पिक्चर यहाँ पर आई, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये मेन्यू तो वो इंसर्ट वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनसे उनसे स्पेसिफिक जो मेन्यू है टॉप के ऊपर वो हाइड होता रहता है। वो सिर्फ उस टाइम सामने आता है जब आप वो चीज़ इसमें उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पे, जब तक मैंने पिक्चर को इसके अंदर इंसर्ट नहीं किया था तब तक हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट का मेन्यू टॉप पे नहीं था। जैसे ही पिक्चर को इंसर्ट किया थ्रू प्रॉपर वे, इंसर्ट मेन्यू से जाके, इलस्ट्रेशन से जाके, तो ये फंक्शन उससे रेलिवेंट खुल गया। अब अगर मैं इसको साइड पे क्लिक करूं, तो यू सी कि वो यहाँ पर हमारे पास वो मेन्यू फिर हाइड हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा। अच्छा, अब ये इसका क्या फंक्शन है? इस पिक्चर के हवाले से जितने भी फंक्शंस हैं, इसकी फॉर्मेटिंग, इसकी ब्राइटनेस, इसके क्रॉपिंग, इसमें रोटेट करने के हवाले से, वो सब के सब यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शंस, कलर, और फिर इसके डिफरेंट फ्रेम्स मेरे सामने आ जाएंगे। पिक्चर की बॉर्डरिंग करनी है तो उसके फंक्शन सामने आ जाएंगे। आप इसको इसको आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो रोटेट का फंक्शन सामने आ जाएगा। जैसे आप ये देखिए, मैं इसको रोटेट करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अगर मैं इसको क्रॉप करना चाह रहा हूँ तो जस्ट लाइक मोबाइल, आप मोबाइल में जैसे चीज़ों को क्रॉप कर लेते हैं वैसे इसमें भी क्रॉप कर लेते हैं। तो ये सीख मैं यहाँ पर इस मेन्यू को यूज़ करते हुए इसको मैं पिक्चर को क्रॉप भी कर सकता हूँ। तो ये सारे फंक्शंस स्पेसिफिकली पिक्चर से रेलिवेंट है। जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा तो यू सी कि मेरे पास वो जो पिक्चर का फॉर्मेट था मेन्यू, तो वो डिसअपियर हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस इंसर्ट ऑप्शन, इल्यूजन इलस्ट्रेशन के अंदर, पिक्चर के अंदर हमारे पास सेकंड एक ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपके पास सिस्टम में कोई पिक्चर ऐसी मौजूद नहीं है जो आपको एक अपने डेटाबेस के लिए, अपनी एक्सेल फाइल के लिए चाहिए, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तमाम एप्लीकेशंस के अंदर ये फंक्शन मौजूद है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। आप यहाँ से जाके ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ऑनलाइन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास, या अब ये बिंग के साथ कनेक्टेड है, तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको जो भी पिक्चर रेलिवेंट चाहिए, फ्लोर्स, फिश, स्पोर्ट्स, मीटिंग, वट एवर, आप कोई भी नाम यहाँ पे लिखें और आप डबल क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर ऑनलाइन आपके सिस्टम पे, आपके एक्सेल के ऊपर आ जाएगी। सो मूविंग फॉरवर्ड, शेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हो सकता है ये फंक्शन यूज़ किया हो। मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको किसी किस्म की शेप चाहिए,
आप कोई एरो लगा के कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे क्विकली मैं एक एरो लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस एरो को क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने इलस्ट्रेशन के अंदर एरो को क्लिक किया, तो आप मेरा कर्सर का साइन देख सकते हैं। नाउ इट्स प्लस साइन, ये मेरा कर्सर का नॉर्मल साइन नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं अपने माउस को क्लिक करते हुए इसको मैं एरो को लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड में किसी भी जगह पर मैं इसको मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक वैल्यू को हाईलाइट करना चाह रहे हैं थ्रू एरो, तो आपके पास वो एरो की फैसिलिटी है कि आप एरो लगा के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई 64 फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे मैंने एरो का मैंने पिक किया इंसर्ट मेन्यू में से, शेप्स में से जाके, तो उससे रेलिवेंट शेप फॉर्मेट खुल गया है। तो ये कुछ मेन्यूज विजिबल इनविजिबल होते रहते हैं। अब इसमें मैं इसके कलर्स चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं इसका कोई भी कलर ब्लैक रेड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब इसके हवाले से डिफरेंट कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, डिफरेंट सेटिंग्स आर देयर, आप इसमें से इसको रेंडमली देख सकते हैं। मूविंग बैक, इंसर्ट अगेन, जस्ट लास्ट, हम इसमें से एक चीज़ पिक करते हैं। अगर आपको कोई बॉक्स आपको किसी भी किस्म का कोई चीज़, यहाँ पर कोई रिबन आपको पेस्ट करना है, तो मैंने एक रिबन सेलेक्ट किया है, तो यू सी मेरे पास यहाँ पर एक रिबन आ गया। अब मैं इसके अंदर कुछ टाइप भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने रिबन को पिक किया तो यू सी शेप फॉर्मेट आ गई। अब शेप फॉर्मेट के अंदर इसके हवाले से मेरे पास डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट थीम्स की सहूलत मौजूद है। तो मैं किसी एक को पिक कर सकता हूँ, और इसके अंदर अगर मैं टाइप करना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके फॉर्मेटिंग के हवाले से आपके पास यहाँ पे बहुत बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगेन रोटेट कर सकते हैं, इसके साइज को चेंज कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू टाइप समथिंग इस शेप के अंदर, या इस जैसा कोई भी आप स्क्वायर बॉक्स ले लेते हैं, आप कोई भी ब्रैकेट्स ले लेते हैं, कोई भी लाइन ले लेते हैं, तो राइट क्लिक कीजिए और एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ डेमो शेप, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, आप इसमें कुछ भी टाइप कर लीजिए। फिर आप इसके जो भी फॉर्मेट्स चेंज करना चाहें, इसके फॉन्ट कलर चेंज करना चाहें, तो होम मेन्यू में जाइए और आपके पास यहाँ पर उसके सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं इस टेक्स्ट को मज़ीद ब्यूटीफाई करने के हवाले से। सो कमिंग बैक टू दिस इलस्ट्रेशन ऑप्शन, हमने शेप्स को देख लिया। देर इज़ अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, आप किसी एक को पिक कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लें, डबल क्लिक कर लें, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आप उसको ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइकॉन्स। अच्छा, आइकॉन्स के हवाले से मुझे, मैं ऑलमोस्ट कुछ 2010 से तो मैं ऑफिशियली ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले स्टूडेंट लाइफ में भी ऑफिस यूज़ किया। लेकिन इस फंक्शन का मुझे कोई एक साल पहले ही पता चला कि आइकॉन का भी एक फंक्शन है। मैंने पहले कभी गौर नहीं किया, तो दिस इज़ वेरी, आप कह लीजिए कि ज़बरदस्त फंक्शन। आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपको कुछ यहाँ पे सिंबल्स लगाने हैं, कोई आइकॉन्स लगाने हैं, तो देर इज़ अ वैरायटी ऑफ, यू सी क्या, देयर इज अ लिस्ट ऑफ आइकॉन्स अवेलेबल। मिसाल के तौर पे आप व्हीकल्स के हवाले से कुछ डाटा को एनालाइज करें, गो टू व्हीकल्स, तो अब आपके पास यहाँ पर व्हीकल्स के डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कुछ डाटा को कंपाइल कर रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंसर्ट, तो आपके पास वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर आ जाएगी। आप इस, अब ये आइकॉन है बेसिकली ना, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, आप इसको इनलार्ज कर सकते हैं, स्मॉल साइज में लेके जा सकते हैं। आप इसको चाहें तो इसका कलर भी बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो यू सी ग्राफिक फॉर्मेट, इससे रेलिवेंट एक नया मेन्यू खुल जाएगा जो पहले नहीं था। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास फर्दर ऑप्शंस हैं। आप इसके ग्राफिक्स चेंज कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट टू शेप कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यू सी कि इस तरह से आपके लिए प्रेजेंटेशन के अंदर बड़ी एक सहूलत हो जाती है कि आप ये सारे फंक्शंस यूज़ करते हुए जहाँ पर आइकॉन चाहिए, शेप्स चाहिए, एरोस चाहिए, आप अपनी चीज़ों को कनेक्ट अलाइन कर सकते हैं। सो मूविंग बैक टू दिस इलस्ट्रेशन, 3D मॉडल आई नेवर यूज्ड, मुझे ऑनेस्टली इसका कोई आइडिया नहीं, बट ये एक बड़े मज़े की चीज़ है, स्मार्ट आर्ट। हो सकता है आपने इसको बहुत दफ़ा यूज़ किया हो। ये इट्स वेरी कॉमन, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट में ये बड़ा एक कॉमन टूल है। इसमें आप अपने चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस के हवाले से बताना है, तो मैं इसमें से किसी एक शेप को पिक कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये ऑल है, ठीक है। अगर आप सिर्फ लिस्ट के हवाले से शेप्स को पिक करना चाह रहे हो, तो ये सारी लिस्ट के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
अगर आप कोई प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो प्रोसेस के हवाले से ये डिफरेंट शेप्स ऑलरेडी, डिफरेंट स्मार्ट चार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो ये सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे होते हैं। अगर आप कुछ साइकिल एक्सप्लेन कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस का साइकिल है, डाटा कलेक्शन का साइकिल है, या प्रोसेस का साइकिल, कोई प्रोडक्शन का साइकिल है, तो देर आर मैनी शेप्स। आप किसी एक को पिक कर लीजिए, तो उसमें मैं जस्ट एक को क्लिक करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे साइकिल में ये इस शेप को पिक करना है। मैं इनमें से इस मेन्यू में से किसी एक को पिक कर सकता हूँ। आई एम जस्ट डबल क्लिकिंग ऑन दिस, तो यू सी कि मेरे पास एक पूरा डायग्राम मेरे सामने आ गया। अच्छा, अब इसमें हमें इसके अंदर भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के लिए एक नई चीज़ है उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप इसमें आपके साथ ही जैसे ही आप एक शेप को यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये एक डायग्राम साइकिल खुल गया, और अब आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेट मी, इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ जो हमें बैकएंड में नज़र आ रहा है, सो दैट आपको इसके हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। यू सी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट से। अच्छा, आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड पे एक टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा। अच्छा, वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, डोंट नो व्हाई, बट एनीवेज मैं इसको फॉर एग्जांपल डाटा कलेक्शन के हवाले से मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल मेरा एक साइकिल का एक पार्ट है। फिर मैं इसमें टीम्स के हवाले से दूसरी एक चीज़ में मेंशन कर देता हूँ। फिर तीसरी मैं इसमें डेटाबेस के हवाले से कुछ मेंशन कर देता हूँ। तो आप एक साइकिल को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। आप इस तरह से इसमें साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लीनिंग का एक वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। सो जस्ट अ रैंडम एक आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं इसमें एक चीज़ों को इंसर्ट करता जा रहा हूँ, और एनालिसिस। ठीक है, तो आप ये देखिए आपका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो शायद आपके इल्म में हो। जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, और मुझे अगर ये शेप पसंद नहीं आ रही, मैंने इसमें चीज़ों को ऐड कर लिया और मुझे ये लग रहा है कि यार ये अब मुझे अपने काम या अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही, अप्रोप्रिएट नहीं कर रही, तो आई हैव अ चॉइस कि मैं इसी टेक्स्ट को एज इट इज़ रहने दूं। तो मैं जस्ट डबल क्लिक करूंगा, एंड यू सी कि आपके सामने स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन एक मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप लेआउट के ऊपर देखें, तो जो टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया है, चूंकि मैंने एक स्ट्रक्चर, एक शेप को पिक किया था, सर्कल, इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने एक प्रोसेस के एक साइकिल के मैंने एक कैटेगरी को पिक किया था शुरू में। तो अब इससे रेलिवेंट जितनी भी शेप्स हैं वो सारी यहाँ पर विजिबल हैं। तो यू सी कि मैं अगर किसी के ऊपर भी अपना कर्सर लेके आता हूँ, तो मुझे वो ये सारे वर्ड्स दोबारा एक नई शेप ऐड करके उसमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने ये सारे अवेलेबल, मैं जस्ट अपना कर्सर मूव करता जा रहा हूँ, तो मुझे इनमें से जो भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा मैं उसको पिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने ये पिक नहीं किया था, मैंने तो स्टार्ट में इसको पिक किया था, प्रोसेस को, बेसिक साइकिल को। तो यू सी कि आप अपना कर्सर मूव करते जाएं। आपने जस्ट एक दफ़ा टाइपिंग की, और उसके बाद उससे मिलते जुलते जितने स्ट्रक्चर्स हैं उन सब को आपके सामने वो शो ऑफ करता जा रहा है। कुछ इससे रेलिवेंट होंगे, कुछ इसको ऑब्जर्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आप ये देखिए, बस इस तरह से आप अपने सारे डायग्राम्स को एक ही गो में मैनेज भी कर सकते हैं, और उनको रीशेप भी कर सकते हैं। सो इसके बाद स्मार्ट चार्ट के बाद, मूविंग बैक टू दिस टॉपिक, स्क्रीन शॉट। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप एक काम कर रहे हैं और आपके पास आपको एक स्क्रीन शॉट की ज़रूरत है। तो बजाय इसके कि आप इस फाइल को मिनिमाइज करें और उस फोटो को ओपन करें, तो आप इसी में से ही, इंसर्ट मेन्यू में से ही कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके सिस्टम के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, मैं इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशन में आखिरी फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट। इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास कुछ चीज़ें खुली हुई हैं। तो ये विंडोज़ वो हैं जो बैकएंड पे ऑलरेडी ओपन हैं। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ, तो यू सी कि मेरे पास ये स्क्रीनशॉट मेरे सामने आ गया है। सॉरी, अगेन मैं इसको ट्राई करता हूँ। इंसर्ट, इलस्ट्रेशन, स्क्रीनशॉट। तो लेट से ये मेरा एक स्क्रीनशॉट है, यू सी ये मेरे एक स्टिकी नोट है। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे, और बजाय इसके कि मैं इसको मिनिमाइज करूँ और उसका जाके मैं दोबारा से एक नया टूल, स्निपिंग टूल खोल के मैं उसके स्क्रीनशॉट लूँ, तो एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये सहूलत है कि आप उसमें से जाके
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके बैकएंड पे जितनी फाइल्स खुली होंगी आप उनका स्क्रीनशॉट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट मी रिमूव इट। स्टिकी नोट्स हैं, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड मेरे ख्याल में हम इलस्ट्रेशन से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अच्छा, इलस्ट्रेशंस हो गया। चार्ट्स, इसके ऊपर हमारी एक डेडिकेटेड क्लास होगी। हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में चार्ट्स को देखेंगे, फ्रॉम ए बी से स्टार्ट करेंगे और हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे एडवांस लेवल पे। अच्छा, स्पार्क लाइंस, ये बड़ा मज़े का एक फंक्शन है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक शॉर्ट सी, इसी डाटा में से मैंने एक शीट बनाई है, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू सी स्पार्क लाइन, ये विद इन सेल जब आप कोई ग्राफ शो करना चाह रहे हैं फॉर फॉर्मेटिंग, आप अपने फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए इसको अपने काम को थोड़ा सा ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने के लिए, तो आप विद इन सेल भी ये आप चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इस चार्ट की बात करें जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये एक फुल फ्लैज एक मैकेनिज्म है जिसमें आप वैल्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, उसमें से इंसर्ट करते हैं एक्स वाई जी जेड, जो भी कॉलम्स हैं, जो भी इसमें वैल्यूज़ वेरिएबल्स होते हैं। स्पार्क लाइन इज़ डिफरेंट। मिसाल के तौर पे ये 3-4 कस्टमर्स का डाटा है, इसी में से मैंने रैंडम चीज़ें उठाई और डमी डाटा है। तो इसमें अगर आप इसके डाटा को समझें तो ये है, इनकम है, लेकिन 4 महीनों की इनकम है, 5 महीनों की, ठीक है। तो आप ये देखिए, इनकम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीनों की इनकम का इंफॉर्मेशन है, डमी डाटा है। अगर मैं इसमें स्पार्क लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ तो इट्स वेरी इजी। मैं विद इन सेल इसका ग्राफ ड्रा करना चाह रहा हूँ। आप इस सेल पे आइए, जी कॉलम के अंदर, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। यू सी, लेट मी हाईलाइट दिस ब्लू। तो इसमें मैं इसको क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाऊंगा और मैं लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने लाइन के ऊपर क्लिक किया, तो सिमिलरली जब आप कोई चार्ट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो इसी तरह आपसे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ की रेंज पूछी जा रही, डाटा रेंज। आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर दो रेंजेस हैं। एक रेंज नीचे वाली लोकेशन रेंज वो ऑलरेडी लॉक्ड है। वाई लॉक्ड? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिक करने के बाद, सेल को पिक करने के बाद स्पार्क लाइन के ऊपर क्लिक किया तो उसने ऑलरेडी इसको लॉक कर दिया। अब मुझे सिर्फ ये रेंज देनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कस्टमर, जो कि कस्टमर आईडी आपके सामने मौजूद है, इसका 5 महीनों का ट्रेंड देख लूँ कि इसके 5 महीनों की इनकम का क्या ट्रेंड है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इस एरो के ऊपर। मैं सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, यू सी, B2 to F2, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड प्रेस ओके। तो यू सी कि आपके सामने एक लाइन ग्राफ ड्रॉ हो गई है। अब ये एक स्पार्क लाइन है जो विद इन सेल ड्रॉ हुई है, ये एक शेप नहीं है, ये एक ग्राफ नहीं है, ये एक पिक्चर नहीं है, ये विद इन सेल का एक फंक्शन है। इसको स्पार्क लाइन बोलते हैं। अच्छा, मैंने ये ड्रॉ कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्विकली बाकियों के लिए भी ड्रॉ कर दूँ। तो इंस्टेड कि मैं हर एक सेल में जाऊँ और हर एक के लिए मैं इसको इसी प्रोसेस से गुजारूँ और मैं हर एक की सिलेक्शन करता रहूँ, तो इट्स वेरी इजी कि मैं इसको यहाँ से पकड़ूँ। और जैसे ही अब मेरा कर्सर प्लस साइन में आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ तो यू सी कि जैसे ही आपको मेरा कर्सर इस कॉर्नर पे नजर आएगा, प्लस साइन में शिफ्ट हो गया, मैंने जस्ट यहाँ पे कर्सर रखा है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा, नॉट सॉरी डबल क्लिक। तो यू सी कि मैंने जैसे उसको ड्रैग डाउन किया है, तो हर एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हर एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसने उसकी लाइंस ड्रॉ कर दी। अब ये बेसिकली आपको विद इन सेल एक ट्रेंड शो कर रहा है। वी नो दैट लाइन ग्राफ ऑलवेज डिस्प्लेज या शोज अ ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या है, क्योंकि ये टाइम से रेलिवेंट होता है। तो हम इसमें मंथ्स की बात करें तो टाइम से रेलिवेंट है, तो उसने उसके ट्रेंड्स हमें दिखा दिए। इट्स वेरी स्मॉल। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे कुछ और स्टाइल चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कॉलम ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए बड़ा एक आसान तरीका है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में जाऊँगा, कॉलम। तो मैं अब कॉलम में जब इसको क्लिक करूँगा तो यू सी मैं यहाँ पर जस्ट मैंने उसकी रेंज को सिलेक्ट किया है। नीचे वाला सेल ऑलरेडी लॉक्ड है क्योंकि मैंने सेल का लोकेशन ऑलरेडी दे दिया था। एंड यू सी कि अभी आपके पास ये कॉलम आ गया। अगेन इसको भी मैं ड्रैग कर रहा हूँ और मेरे पास ये बार चार्ट्स आ गए हैं। अच्छा, अब मैं इसके बाद थोड़ा सा फॉर्मेटिंग को भी मैं 2 मिनट दूंगा। अगेन द नाउ द थर्ड ग्राफ, ठीक है। विन लॉस। अच्छा, विन लॉस क्यों होता है? समटाइम्स आपके पास कोई ऐसा डाटा होता है जिसमें माइनस में भी वैल्यूज होती हैं और प्लस में भी वैल्यूज होती हैं।
जस्ट वेरी इजी एग्जांपल कि अगर आप स्टॉक मार्केट का डाटा आप एनालाइज कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट के में आपको बहुत सारे नंबर्स माइनस में शो हो रहे होते हैं, बहुत सारे नंबर्स प्लस में शो हो रहे होते हैं। तो जस्ट टू सी द ट्रेंड ऑफ माइनस एंड प्लस वैल्यूज आप इसको यूज करेंगे, विन एंड लॉस। ठीक है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। अगेन जस्ट हाई सिलेक्ट द रेंज और इसको आप ओके प्रेस कीजिए तो यू सी कि अभी आपके पास यहाँ पर हर मैंने हर रो के अंदर एक माइनस वैल्यू रखी जस्ट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो यू सी कि जो भी माइनस वैल्यू है, चूंकि वो उसमें विन लॉस का एक पैटर्न मौजूद है, विन लॉस की एक ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन मौजूद है, तो वो हर नेगेटिव वैल्यू को वो रेड में शो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसके हमारे पास फर्दर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, मैं क्विकली उनको गुजार दूं। जैसे ही मैं किसी भी एक के ऊपर क्लिक करता हूं तो यू सी कि उससे रेलिवेंट उसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मेरे सामने आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस टाइम एच कॉलम के ऊपर हूं और मैंने बार ग्राफ को, स्पार्क लाइन के बार ग्राफ को पिक किया हुआ है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यू सी यू हैव अ नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। आप किसी एक को पिक कर लें तो आपके ग्राफ के कलर्स बदलते जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ से भी अपनी मर्जी का कोई कलर पिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वाले कलर्स पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्जी के कलर्स को पिक कर सकते हैं। अच्छा, मार्कर कलर्स हैं। मार्कर कलर से मुराद ये है कि इसके अंदर जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है आप उसको कोई और कलर देना चाह रहे हैं, आप उसको हाई पॉइंट करना चाह रहे हैं, लो पॉइंट करना चाह रहे हैं, तो लाइक दिस। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं लाइन ग्राफ के ऊपर आया तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा अगर हाईलाइट कर दूं तो सबसे पहले मैं इसके क्विकली इसके कलर्स मैं बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ सो दैट। अच्छा, मैं इसके कलर्स चेंज करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट के अंदर आइए और सॉरी, कि फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कहाँ चला गया है। यस, स्पार्क लाइन के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब इसमें आप चाहते हैं कि आपके पास अगर ज़्यादा बड़ा डाटा है तो आप उसमें हाई पॉइंट्स को देखना चाह रहे हैं, तो यू सी मैंने फॉर्मेटिंग के अंदर जाके हाई पॉइंट्स के ऊपर क्लिक किया तो मुझे हर एक ग्राफ के अंदर हाईएस्ट वैल्यू रिफ्लेक्ट हो गई विद डॉटेड, आप मार्कर कह लीजिए इसको या कोई भी और। अगर आप चाहते हैं कि आप लोएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें तो यू सी के आपके पास लोएस्ट पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं नेगेटिव को हाईलाइट कर दें तो ये नेगेटिव वैल्यूज आपके सामने है, क्योंकि हर रो के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, तो आपके पास वो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट कर दें तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। लास्ट पॉइंट को हाईलाइट करना वो आ जाएगा। मार्कर्स को हाईलाइट करना तो ये मार्कर्स हैं। अब मार्कर्स के अपने डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, आप इसमें जाइए मार्कर कलर्स में और इसके डिफरेंट कलर्स को आप जैसे चाहें चेंज कर दें। सो दिस इज ऑल अबाउट sparkline function. मूविंग फॉरवर्ड, फिल्टर्स, हम इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। फिल्टर्स, ये स्लाइसर का जो ये जो ऑप्शन है स्लाइसर और टाइमलाइन, ये पिवट टेबल और डैशबोर्ड से रेलिवेंट है। तो जब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे स्लाइसर बनाना सिखाएंगे और इसके मुकम्मल आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देंगे। सो इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूं, हम इसको अपने एक्चुअल डेटाबेस में ले आते हैं जो हमारे पास थी। ओके, सो लिंक, ये बड़ा एक ज़बरदस्त फंक्शन है लिंक। आई होप कि आपने कभी हाइपर लिंक यूज़ किया होगा। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक डेमो बाद में दूंगा, लेकिन ये है कि हाइपर लिंक यूज़ किया जाता है जब आप किसी भी चीज़ को लिंक करना चाह रहे हैं विद इन योर डेटाबेस एक एक्सटर्नल लिंक के साथ, एक एक्सटर्नल फाइल के साथ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक कॉलम का एक मैं सेल को हाईलाइट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, एक सेल है, इसमें मैं लिख देता हूँ लेट्स से गूगल। ठीक है, तो अब ये जो हाइपर लिंक है, ये जो आपके सामने इंसर्ट मेन्यू के अंदर लिंक आ रहा है, अब इससे मुख्तलिफ चीज़ें मुराद हैं, नॉट ओनली द टेक्स्ट। इसमें आप शीट्स को भी अलाइन कर सकते हैं, इसमें आप इंटरनल एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स को भी अलाइन कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक गूगल लिखा है तो मेरे यहाँ पे गूगल लिखने से ये हाइपर लिंक में चेंज नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर उसका पाथ देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स खुलता है जो कि इंसर्ट हाइपरलिंक से के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ गूगल
.com एंड आई प्रेस ओके। तो यू सी अब ये जो टेक्स्ट है, इट्स नॉट जस्ट अ टेक्स्ट, इसके पीछे एक वेब लिंक है, यूआरएल है। वो यूआरएल कैसे क्रिएट हुआ, मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक अटैच की है। फॉर एग्जांपल आप कराची लिखते हैं और आप चाहते हैं कि जैसे ही कराची के ऊपर कर्सर है तो उसके बैकएंड पे कराची की कोई वेबसाइट अटैच हो जाए, मैं कराची के ऊपर क्लिक करूं और कराची से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाए। तो सिमिलरली यू विल क्लिक ऑन दिस, गो टू दिस, और आप यहाँ पर मे बी कोई वेबसाइट हो जो जैसे कराची न्यूज़.com फॉर एग्जांपल, जस्ट डेमो में आपको बताना चाह रहा हूँ, कराची न्यूज़.com फॉर एग्जांपल। तो यू सी अब मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी जो कराची से रेलिवेंट होगी। तो ये हाइपर लिंक कहलाती है। लेकिन इस लिंक में और भी फंक्शंस अवेलेबल हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल, आप इस लिंक में नॉट ओनली द टेक्स्ट, आप इसमें इन शीट्स को भी आप या किसी एक्सटर्नल फाइल को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये डायरेक्टरी खुल गई है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक फाइल है। लेट मी सिलेक्ट टेक्स्ट फर्स्ट। कोई एक टेक्स्ट में पिक कर लेता हूँ, लेट से ये एक मैं सेल पिक कर लेता हूँ पहले कॉलम में से। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके साथ एक एक्सटर्नल फाइल को अटैच कर दूँ जो कि एक्सेल के अलावा कोई और फाइल है। ये मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया है और मैं इंसर्ट में जाता हूँ और मैं एक एक्सटर्नल फाइल को अटैच करना चाह रहा हूँ, और वो फाइल हो सकती है लेट से डाटा एनालिसिस मॉड्यूल डेमो। तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यू सी कि जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक नई एक्सटर्नल फाइल खुल जाएगी। ये एक डिफरेंट फाइल है जिसको मैंने लिंक के थ्रू यहाँ पर अटैच कर दिया। तो ये एक डिफरेंट सेपरेट फाइल है। अच्छा, इसी में लिंक में एक और ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस एक सेल के ऊपर क्लिक करूँ, मैं एक डिफरेंट इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर 10 नंबर रो के ऊपर एक मैंने सेल को हाईलाइट किया है, ब्लू कलर दिया है, और मैं इसमें इस इनमें से किसी एक शीट को मैं अटैच करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये स्पार्क लाइन इसके साथ अटैच हो और इस पे क्लिक करने से स्पार्क लाइन की शीट पे मूव हो जाए। इसके लिए इंसर्ट के अंदर अब थर्ड एक ऑप्शन है, लिंक। यू सी प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो जब आपके पास ऐसी कोई फाइल होती है तो जिसमें मल्टीपल शीट्स हों और आप रेफरेंस के लिए किसी शीट का रेफरेंस देना चाह रहे हो, किसी एक वैल्यू को या किसी वर्ड को रेफरेंस देना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से उस शीट को क्लिक कर लेंगे। ये थर्ड ऑप्शन है। पहले हमने यूआरएल ट्राई किया, फिर हमने एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट ट्राई किया, और ये तीसरा ऑप्शन है जब आप एक्सेल फाइल के अंदर कोई शीट को रेफरेंस बनाना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे स्पार्क लिंक को रेफरेंस बना दिया। अब ये लिंक्ड है इस ए कॉलम के अंदर 10 नंबर जो सेल है उसके साथ, A10 के साथ। प्रेस ओके। तो यू सी कि अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये स्पार्क लाइन शीट ऑटोमेटिकली खुलनी चाहिए। एज आई क्लिक ऑन दिस तो यू सी कि मेरे पास स्पार्क लाइन खुल गई। तो इसी तरह आप इसमें इंसर्ट के मेन्यू को यूज़ करते हुए आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स लगा सकते हैं। द लास्ट थिंग अबाउट हाइपर लिंक, अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसका क्या पैटर्न, आपने लगा तो लिए बट यू वांट टू चेंज और यू वांट टू रिमूव। तो वेरी सिंपल, आप इसके ऊपर किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक नहीं करना आपने, जस्ट आपने या तो आप थ्रू एरो लेफ्ट राइट या अप डाउन एरो के जरिए आप वहां पे चले जाएं। अगर आप क्लिक करेंगे तो वो चीज़ खुल जाएगी, बट यू वांट टू रिमूव दिस हाइपर लिंक। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, रिमूव हाइपर लिंक। ठीक है जी, इसके ऊपर क्लिक कर लें तो अब कराची इज़ नॉट हाइपर लिंक। इसी तरह आपके पास यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, यस, क्लियर हाइपरलिंक। होम मेन्यू के अंदर एक आपके पास इरेजर का एक साइन नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, मैं गूगल को थ्रू सिस्टमेटिक वे, नॉट थ्रू माउस, मैं सिस्टमेटिक वे में इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ इसके हाइपरलिंक को। तो मैं होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग के अंदर क्लियर के फंक्शन के ऊपर डाउन एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो
रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। तो यू सी, ऐसे आप इनके लिंक्स को ख़त्म कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास अब नेक्स्ट है टेक्स्ट। ये हमने अपने बचपन से, जब फर्स्ट टाइम हमने सिस्टम्स को देखा, लैपटॉप डेस्कटॉप को, डेस्कटॉप होते थे उस टाइम, तो हमारे पास बड़े अट्रैक्टिव से कलर्स होते थे टेक्स्ट के। आपने अक्सर इनके ऊपर काम भी किया होगा। अगर आपको कोई डिफरेंट से कलर के साथ आप कुछ टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो योर टेक्स्ट इज हेयर। अब आप इसके अंदर कुछ टाइप कर लें, फॉर एग्जांपल आप लिख लेते हैं पाकिस्तान। अब आप इसको फर्दर ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसके हवाले से डिफरेंट आपके पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो आप इनमें जिस फंक्शन को भी, जिस फॉर्मेटिंग को भी पिक करना चाहें वो कर सकते हैं। सो सिमिलरली अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें तो आपके पास ये शेप फॉर्मेट खुल गया, और उसके अंदर फिर आपके पास फर्दर और स्टाइल अवेलेबल है। ठीक है। सो मूविंग बैक टू दिस टेक्स्ट ऑप्शन, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर को हम बाद में जब हम पेज की सेटिंग्स को समझेंगे, ये बेसिकली ये लिंक्ड है आपके पेज फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर हमारी एक पूरी डेडिकेटेड एक सेक्शन होगा, नॉट फुल क्लास। तो इसमें हम पेज की सेटिंग्स को देखेंगे, जब आपने एक्सेल के अंदर पेज के मार्जिन्स को सेट करना और हेडर फुटर कैसे ऐड करने, तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप एक्सेल फाइल के अंदर किसी भी जगह पे कुछ टाइप करना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट के अंदर जाइए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो आपके पास एक एक बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप इस्लामाबाद या कुछ भी आप टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर लीजिए। अब ये बिल्कुल एक सिंपल टेक्स्ट है। इसके बाद जैसे ही आप टाइप करेंगे, आप इसको स्क्वीज भी कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इसके अंदर पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और आप इसको ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यू कैन सी माई कर्सर। तो आप जैसे ही इसके बॉर्डर पे कर्सर लेके आएंगे, तो अब ये फोर कॉर्नर का एक साइन आपको नजर आ रहा है कर्सर के ऊपर। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो शेप फॉर्मेट आ जाएगा। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स की मजीद खूबसूरती के ऊपर, फॉर्मेटिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। अगेन टेक्स्ट के अंदर आपके पास एक चीज़ है सिग्नेचर लाइन। अच्छा, सिग्नेचर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने चेक कर लिया है या वैलिडेट कर लिया है, या दिस इज़ ओके फ्रॉम माय साइड। आपने कोई इनवॉइस बनाई है, आपने कोई लेटर बनाया है, और आप उसके ऊपर सिग्नेचर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। लेट मी गो टू द लास्ट सेल। अब ये इसका लास्ट सेल है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक सिग्नेचर ऐड कर दूं, जस्ट टू वेरीफाई कि मैंने इस डाटा फाइल को देख लिया है और मैंने इसको अपना काम कर लिया, और मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, जस्ट फॉर यू कैन से एनीथिंग। तो आप इसमें एक सिस्टमेटिक वे में सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। इंस्टेड कि आप अपने सिग्नेचर को अपने सिस्टम में से स्कैन करके लेके आए यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, आप इसमें बिल्ट इन एक ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन का, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, आप इसके ऊपर क्लिक कर लें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब इसमें आपने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देनी है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल फरहान असलम। ठीक है जी। सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल डाटा एनालिस्ट। ईमेल एड्रेस DSA डिजिटल स्किल्स अकेडमी एट abc.com फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप क्लिक कर दें ओके, तो यू सी कि मैंने अपना सिग्नेचर को इसमें ऐड कर दिया है। अब आप इसको लेफ़्ट राइट ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं आप जिस डायरेक्शन में सिग्नेचर को। तो इंस्टेड कि मैं एक देसी तरीके से कुछ लिखा हुआ कॉपी पेस्ट करूँ, उसको क्रॉप करूँ, तो देर इज़ अ बिल्ट इन वे कि आप उसमें इसको अपने सिग्नेचर को इस तरह से मेंशन कर सकते हैं अपने काम के अंदर। सो द लास्ट इन टेक्स्ट बॉक्स, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट में एक बड़ी ज़बरदस्त एक ऑप्शन है कि अगर आप इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नई शीट में खोल लेता हूँ, मैं इसमें एक दो प्रेजेंटेशंस को ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है। एक मैं कोई मेरा वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट। अब मुझे एग्जैक्टली नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट्स आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। और मे भी एक एक्सेल फाइल हो सकती है। ठीक है। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट मुझे एक अलग से ना भेजना पड़े, वो एज ऑब्जेक्ट इस एक्सेल फाइल के साथ अटैच हो जाए। आपने कहीं ना कहीं इस तरह का डॉक्यूमेंट ज़रूर देखा होगा जिसमें आपके सामने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और साथ में कुछ आइकॉन्स होते हैं। लेट मी डू इट।
आपने प्रेजेंटेशन मेंशन कर दी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन अटैच हो जाए। आप टेक्स्ट में जाइए, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आप क्रिएट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ब्राउज का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और मुझे कोई प्रेजेंटेशन ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, ऑलरेडी सिस्टम में पड़ी हुई है। मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आप इसको लिंक टू फाइल करना चाह रहे हैं या डिस्प्ले एज आइकॉन क्लिक करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को एज आइकॉन क्लिक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले एज आइकॉन क्लिक करूँगा। नाउ आई हैव अ चॉइस कि मुझे पता है कि पावर पॉइंट का आइकॉन कैसा होता है, बट फिर भी मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप इसका आइकॉन भी चेंज करना चाह रहे हो तो आइकॉन भी चेंज कर लें। बट आई डोंट नीड टू चेंज द आइकॉन, ठीक है। वो जो एप्लीकेशन का अपना एक बाय डिफॉल्ट एक आइकॉन है, मैं इसी को एक्सेप्ट करता हूँ, ओके एंड प्रेस ओके। तो यू सी व्हाट हैपन्स कि वो जो एक प्रेजेंटेशन थी, अगर मैं किसी को ये फाइल भेज रहा हूँ तो इंस्टेड कि मैं उसको 3 डिफरेंट फाइल्स अलग से ईमेल के अंदर अटैच करके या उसको यूएसबी में कॉपी करके दूं, तो मैंने ये फाइल यहाँ पर अटैच कर दी। अब ये है एक फाइल, राइट। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इजी हो जाए समझने में। ये मेरी एक फाइल अटैच हो गई। दूसरी फाइल मुझे वर्ड का डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करना है, तो लेट मी डू इट। वर्ड का डॉक्यूमेंट मैं दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगेन इंसर्ट मेन्यू, टेक्स्ट में आप ऑब्जेक्ट पे जाइए और यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ब्राउज में आइए और टेबल वन एनी डॉक्यूमेंट, आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या है, लेकिन मैं वर्ड का एक डॉक्यूमेंट अटैच करना चाह रहा हूँ। अगेन क्लिक ऑन दिस डिस्प्ले एज आइकॉन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन यू हैव चेंज आइकॉन ऑप्शन। आप इसमें से कोई और आइकॉन लगाना चाहें या यही लगाना चाहें, प्रेस ओके। तो अब आपके पास ये फाइल खुल जाएगी। तीसरी फाइल एक्सेल फाइल द लास्ट एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट, इसमें जाइए क्रिएट फाइल ब्राउज। एक्सेल फाइल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं पे, बस उन्हीं खोलूंगा मैं अपने बुक से, आई डोंट नो इसके अंदर क्या है। इंसर्ट और उसके अंदर डिस्प्ले एज आइकॉन एंड प्रेस ओके। तो यू सी कि आपके पास 3 डिफरेंट फाइल्स आ गई हैं। नाउ यू वांट टू ईमेल दिस फाइल टू एनीवन, तो आपको ये 3 डिफरेंट फाइल्स अलग अलग अटैच नहीं करनी पड़ेंगी, वो इसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। इससे होता ही है कि आप जितने डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करते जाते हैं तो ये फुल फ्लैज एक डॉक्यूमेंट है जिसको एज ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया गया है, तो इस फाइल का साइज बढ़ता जाएगा। रिमेंबर दैट, ये नहीं कि आप इसमें 10 20 40 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें और फिर फाइल बहुत हैवी हो जाए तो फिर वो काम भी सही ना हो और वो अटैच होने में भी टाइम लगे। अच्छा, इफ़ यू वांट टू चेक कि क्या ये वाकई अटैच हुई, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, ठीक है। तो ये वो प्रेजेंटेशन थी जो हमने इसमें अटैच की। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं टेबल अटैच हुआ है वाकई, तो ये टेबल था जिसमें अटैच हुआ है। और अगर आप इस आई डोंट नो, ये खाली एक फाइल पता नहीं क्यों मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई, तो खैर ये भी इसमें हमने एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर ली। सो द लास्ट ऑफ दिस मेन्यू इक्वेशन एंड सिंबल्स। अगर आप कोई इसमें इक्वेशंस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कोई भी इक्वेशन जो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप कोई भी इक्वेशन के ऊपर डबल क्लिक कर लें तो इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, सिंबल्स चेंज करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यू सी कि आपके पास इक्वेशन से रेलिवेंट एक नया मेन्यू खुल जाएगा जो इससे पहले आपको कभी नज़र नहीं आया होगा। अब इसमें इन फार्मूलाज के ऊपर अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं तो यह है वैरायटी ऑफ सिंबल्स, आप उसमें से अपने रेलिवेंट सिंबल्स को पिक कर लीजिए और आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई लेक्चर दे रहे हैं मैथमेटिक्स के ऊपर और आप उसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो देर आर वैरायटी ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस। तो आप उसमें से किसी एक को पिक कर लें, फिर यहाँ पर उनके हवाले से डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो आप इसमें इक्वेशंस के अंदर मजीद चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल्स के अंदर एक हमारे पास सिंबल का एक ऑप्शन मौजूद है। जब हम सिंबल्स में आते हैं तो इसमें आपको हंड्रेड्स में डिफरेंट सिंबल्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें भी समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एक सिंबल ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो उसमें एक हिंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टिक मार चाहिए तो टिक मार जल्दी मिलता भी नहीं, तो मैंने इसका एक हिंट रखा हुआ है। ये विंगडिंग्स, ये विंगडिंग्स के अंदर जाके आपको ये टिक मार का ऑप्शन नज़र आता है, अदरवाइज आपको पूरा A to Z चेक करना पड़ता है। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ, मेरे ख्याल में थाउजेंड्स ही होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स, आप इसमें से किसी भी सिंबल को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट मैं किसी एक को डबल क्लिक करके इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्लॉक है,
क्लॉक के ऊपर डबल क्लिक कर लिया तो मेरे पास रिसेंटली यूज सिंबल में ऐड हो जाएगा, एंड इंसर्ट तो आपके पास यहाँ पर ये सिंबल ऐड हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ये देखिए 3 दफ़ा क्लॉक आ गए। तो लाइक वाइज लाइक आप सिंबल्स में जाके यहाँ से अपनी चॉइस के डिफरेंट सिंबल्स आप पिक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसर्ट मेन्यू। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज लेआउट के ऊपर। थोड़ा सा वापस आ जाता हूँ इस शीट के ऊपर, अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर। अच्छा, अब इसमें थीम्स हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी फाइल, किसी भी टेबल के आपको थीम बदलना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लें, तो वो बेसिकली ये थीम जब बदलता है तो वो फिर इसके टेक्स्ट और सारे कलर्स को वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। यू सी कि मैंने जस्ट इसमें से कुछ, या मैं इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको सारे को सिलेक्ट कर लूँ और इसके ऊपर मैं कुछ अप्लाई करके देखूँ, तो यू सी कि आपके पास वो टेक्स्ट के फॉन्ट और उसके साइज वो सब कुछ बदल गया है। कलर्स में आप चले जाएं तो आपके पास देर इज वैरायटी कि आप मेरे ख्याल में इसके ऊपर अगर इसको टेम्परेरी अप्लाई करके देख लें इन एरियाज के ऊपर, शॉर्ट डाटा है, तो लेट मी चेक। यू सी कि आप जैसे जैसे कर्सर को मूव करते जाएंगे तो आपको टेबल के पीछे जो टेक्स्ट है, कलर्स हैं, वो सारे चेंज होते नजर आएंगे। तो ये फुल फ्लैश थीम पैकेज है जिसमें आपको हर एक चीज़ को वन बाय वन चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इसमें टेक्स्ट भी चेंज हो जाते हैं, इसमें यूसी कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आप थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने थीम आ जाएगा। सो फिर इसके बाद आ जाते हैं पेज सेटअप। इसके ऊपर हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट वेरी शॉर्ट टॉपिक। इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स के, एक्सेल फाइल के मार्जिन्स को, उसके पेजेस को, उसके बॉर्डर्स को कैसे सेट करना है व्हेन यू हैव बिग डाटा सेट। तो उसमें एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज, इसको हम पेज सेटअप को थोड़ा सा हम पोस्टपोन करते हैं, फिर बाद में इसको देख लेंगे। अच्छा, ग्रिड लाइंस, अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं इस टाइम शीट ऑप्शंस के ऊपर हूँ, जस्ट मैं कुछ चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट टू फिट है, अब इसमें विड्थ है, हाइट है, इसमें आप ऑटोमेटिकली इनके स्केल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास ये जो डाटा फाइल है इसके अंदर आपको ये बॉर्डर्स, ये लाइनें नज़र ना आए, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ग्रिड लाइन का। इसको आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो यू सी कि अब आपको बैकएंड पे जितनी लाइंस है पूरी शीट के ऊपर से वो सारी लाइंस नजर नहीं आएंगे। आप इसको दोबारा से क्लिक कर दें तो आपको वो लाइंस, डब्बे नजर आने शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दें तो आई प्रिंट का कुछ एरिया मेरे ख्याल में इसके सामने आ जाएगा। मैंने कभी, तो बी ऑनेस्ट, ये इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन व्यू का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है पेज लेआउट के अंदर, और व्यू का सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर इस मेन्यू के अंदर नज़र आएगा ग्रिड लाइंस का। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो वही सेम फंक्शन है जो दोनों जगह पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। सो पेज लेआउट को हम यहीं तक रखते हैं, इसमें हम ज़्यादा नहीं डिटेल में जाते हैं। फार्मूलाज, फार्मूलाज की हमारी एक पूरी डेडिकेटेड क्लास है। फार्मूला की बैकग्राउंड से लेके, इसके स्ट्रक्चर से लेके, इसकी हम सारी चीज़ों का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट किसी क्लास के लिए रखते हैं। डाटा, डाटा के अंदर आप गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, ये बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि जब आप किसी ऑनलाइन या किसी दूसरी डाटाबेस से किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेल में लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़ याद आ गई। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेबसाइट को देख रहे हैं मिसाल के तौर पे, और आप ये चाहते हैं कि वो उस वेबसाइट के ऊपर जो टेबल है उसको आप एक्सेल में ले आए, तो जब तक मुझे इस फंक्शन का नहीं पता था तो मैं ये करता होता था कि मैं उस टेबल को ड्रॉ करता होता था एक्सेल के ऊपर। दैट वाज टोटल लेबर वर्क, और वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, तो एक एक वैल्यू को उठा के लेके आना। लेकिन मुझे बाद में पता चला इस फंक्शन का, तो ये बड़ा यूज़फुल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक वेबसाइट खोलता हूँ, ये लेट मी वेट, थोड़ा सा मुझे इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। यस, मैं इसमें लिखता हूँ फीफा वर्ल्ड कप कंट्रीज लिस्ट। ठीक है, कंट्रीज लिस्ट। तो ये मुझे, यू आई होप कि मुझे विकीपीडिया पर ही लेके जाएगा। ठीक है, विकीपीडिया पे ले आया है। तो अब आप देखिए आपके पास यहाँ पर एक बड़ा, बहुत बड़ा टेबल आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें 200+ कंट्रीज के पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है, वी हैव मैनी वेबसाइट्स, तो उसमें अगर आपको आपको एक ऐसा टेबल लेके आना पड़ जाए एक्सेल में तो उसका क्या तरीका होता है। इट्स वेरी इजी। आप सिर्फ इसको क्लिक करेंगे
और इसको कॉपी कर लेंगे, और मुझे ये टेबल एज इट इज़ एक्सेल में चाहिए विद द सेम इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी एरर। जब आप मैनुअली चीज़ों को लेके जा रहे थे तो हो सकता है आपके एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपने कुछ वैल्यू गलत कॉपी पेस्ट कर ली। तो आप सिंपली आएंगे यहाँ पर फ्रॉम फाइल, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा फ्रॉम डेटाबेस, लेट मी चेक किधर गया वो ऑप्शन, यस फ्रॉम वेब, डेट गेट डाटा में से आप फ्रॉम अदर रिसोर्सेज में जाके फ्रॉम वेब को क्लिक करेंगे। देर आर मैनी अदर फॉर्मेट्स, ठीक है, आपको काफ़ी डेटाबेसेस भी नज़र आ रही हैं, आप डिफरेंट डेटाबेसेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक वेबसाइट के टेबल को कॉपी करने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपली आपने यहाँ पे यूआरएल कॉपी पेस्ट करना है जो फीफा वर्ल्ड कप वाला विकीपीडिया वाला है, एक ओके पे क्लिक कीजिए। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स खुल जाएंगे। वो तमाम टेबल्स हैं जो विकीपीडिया के उस पेज के ऊपर अवेलेबल हैं। तो यू सी कि अब इनमें से अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपको इनमें से कौन सा टेबल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनमें से वन बाय वन वो टेबल चेक कर लूँगा कि इनमें से मेरे से रेलिवेंट कौन सा टेबल, मुझे ये वाला टेबल नहीं चाहिए। ये सारे टेबल्स विकीपीडिया के पेज के टेबल हैं, मुझे चाहिए फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, लिस्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लोड कर लूँगा। तो यू सी कि इसने ऑटोमेटिकली लिंक करते हुए वो सारा टेबल यहाँ पर कॉपी कर देना है। यस, हियर इज द टेबल। अब आप इसके साथ खेलें, इसको आप पिवट टेबल पे ले जाएं, इसके डैशबोर्ड्स बनाएं, इसके साथ आप ग्राफ्स बनाएं, एनालिसिस करें। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि जब आप किसी चीज़ को, किसी अदर डाटा फाइल को लिंक करते हुए उसके डाटा को लेके आना चाह रहे हैं तो गेट डाटा के ऑप्शन है यहाँ पे। सो सिमिलरली डाटा में ही हमारे पास और बड़े यूजफुल फंक्शंस हैं, हम उनको टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल क्यूरीज एंड कनेक्शंस हैं, ये हमारा डैशबोर्ड बनाते हुए यूज़ होगा, इसको हम डैशबोर्ड के लिए पोस्टपोन करते हैं। सॉर्टिंग हम ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, सॉर्टिंग कैसे की जाती है। फिल्टर भी ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। टेक्स्ट टू कॉलम्स हैं, इनको हम एनालिसिस के टाइम पे जाके देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स को। व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर हमारी पूरी एक क्लास है। व्हाट इफ एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डाटा टेबल, इसके हमारे एक पूरा एक आप कह लीजिए क्लासेस के ऊपर हम रखेंगे। फोरकास्ट शीट है, डाटा का ग्रुप कैसे करते हैं, अनग्रुप कैसे करते हैं। फिर डाटा एनालिसिस का एक हमारा एक टॉपिक आएगा आगे, उसके ऊपर हम डाटा एनालिसिस को एक्सप्लोर करेंगे। सो रिव्यू, ये बड़ा कॉमनली यूज फंक्शन है। रिव्यू में स्पेलिंग अगर आपने चेक करने हैं तो आप स्पेलिंग कैसे चेक करेंगे, स्पेलिंग के ऊपर क्लिक कर लीजिए। वैसे मैं एक शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लाहौर के बाद मैं डबल ई क्लिक कर लेता हूँ, आप ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। बी कॉलम के अंदर मैंने लाहौर के अंदर डबल ई क्लिक कर दिया और मैं इसकी स्पेलिंग चेक करना चाह रहा हूँ। तो रिव्यू में जाइए और स्पेलिंग के ऊपर क्लिक कर लें, तो आपके पास यहाँ पर पाकिस्तान ये गलत लिखा हुआ है, टाइपो एरर है। आप इसको चेंज के ऊपर क्लिक कर दें तो वो सजेस्ट भी करते हैं। तो लाहौर है, इसको लाहौर कर दें। तो अब आपके वो स्पेलिंग सारे ठीक हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, इसको मैंने मैनुअली डबल ही लिखा था, उसने स्पेल चेक में जाके ठीक कर दिया। अच्छा, स्पेल चेक का एक शॉर्ट होता है F7। अगर आप जैसे मैं दोबारा से इसको डबल ई ट्रिपल ई कर देता हूँ और मैं F7 प्रेस करूँगा तो वो स्पेल चेक का ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट, यस। तो अगेन यू सी क्या मुझे इस पूरे 5000 के रिकॉर्ड्स में से वो स्पेलिंग चेक करके बताएगा। तो 5F7 इसका शॉर्ट वर्ड है। अच्छा, दिसोरस है कि अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल लाहौर को आप सर्च करना चाहें तो लेट्स सी के ये कि हमें क्या बताएगा। वी कुड नॉट फाइंड, लेट्स से पाकिस्तान, इसमें हम सर्च कर लेते हैं। सॉरी, पाकिस्तान की स्पेलिंग ठीक नहीं है, पाकिस्तान। तो यस, इट्स काइंड ऑफ जैसे आप कह लीजिए कि एक आपके साथ साथ एक डायरेक्टरी होती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर आपके सामने एक्सेल की फाइल के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं पता, तो इंस्टेड के आप उसको जाके गूगल पे सर्च करें। तो आप प्रूफिंग के अंदर जाके इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसके बारे में वन वर्ड मेंशन कर दें तो उसके हवाले से कुछ डिटेल्स ये आपको प्रोवाइड कर देंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो सिमिलरली अगर आप वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक कर लें तो इसमें वो सारे वर्कबुक के स्टैटिस्टिक्स आपको बता देगा।
अब ये सिर्फ एक शीट के स्टैटिस्टिक्स हैं। अ, नहीं सॉरी, वर्कबुक है, नॉट स्पेसिफिक शीट। अब इसमें मुझे बताया जा रहा है कि एंड ऑफ शीट कहाँ पे है, तो ये कॉलम नंबर बताया जा रहा है, ई कॉलम है और 5026 रो नंबर है। सेल्स विद डाटा, कितने सेल्स इस पूरी वर्कशीट के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर मौजूद हैं जिनके अंदर एंट्रीज हुई हुई हैं एनी काइंड ऑफ डाटा। और फार्मूला लगा हुआ, कोई फार्मूला नहीं लगा। वन ऑब्जेक्ट, यस हमने ऑब्जेक्ट इसमें मैनुअली ऐड किए थे तो उसने ऑब्जेक्ट्स के भी बता दिए। सेल्स विद डाटा, वर्कबुक, ये वो सारी चीज़ें, तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता है। ओके, चेक एक्सेसिबिलिटी। आई आई नेवर यूज दिस, मुझे इसका आइडिया नहीं ज़्यादा। स्मार्ट लुकअप में अगेन आप इसमें कुछ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे कार। तो अब देखते हैं कि क्या बताता है कार के बारे में। तो यू सी के स्मार्ट लुकअप में उसने जाके मुझे ये कार के हवाले से मुख्तलिफ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, पिक्चर्स सारा कुछ निकाल के दे दिए। सो अगेन इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट का आपको फंक्शन पता है। आप ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब इंग्लिश से उर्दू या फ्रेंच या कोई भी और लैंग्वेज, जैसे हम मोबाइल में यूज़ कर लेते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को चेंज करने का ऑप्शन होता है। तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा क्योंकि इसके बाद में मुझे आइडिया नहीं कि रिवर्स कैसे होना है। तो जस्ट एक ऑप्शन है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। न्यू कमेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सेल के ऊपर कमेंट्स दें तो इसका एक तरीका बड़ा सिंपल सा है। लाहौर, इसके ऊपर मैं कमेंट देना चाह रहा हूँ इनकोरेक्ट, ठीक है, इनकोरेक्ट। ये एक मैंने इसके ऊपर कमेंट दे दिया। सो अब इसके दो आप कह लीजिए कि विजिबिलिटी के दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक्सेल के अंदर आपको कमेंट्स वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह नज़र नहीं आते हैं। आपने अक्सर काम किया होगा सारे टूल्स के ऊपर। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमें साइड पे एक पूरी डायरेक्टरी नज़र आ रही होती है कि अगर 10 15 20 40 कमेंट्स हों, इसमें ऐसा नज़र नहीं आती। एक्सेल में हमेशा आपको एक राइट कॉर्नर के ऊपर एक स्मॉल सा एक ऑप्शन नज़र आ जाता है, जैसे ये। तो जो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं दे नो दैट कि ये स्मॉल रेड पोर्शन का मतलब ये है कि इस सेल के ऊपर कुछ रिटर्न में है, कुछ कमेंट्स हैं। अच्छा, अगर बहुत बड़ा डाटा सेट है और वो विजिबल ना हो सके, जैसे मेरे पास 5000 का डाटा सेट है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस कमेंट को इसके ऊपर हाईलाइट कर दूँ, इसको मैं फिक्स कर दूँ। उसका क्या तरीका है? बाय डिफ़ॉल्ट तो ये है कि आप जैसे ही कर्सर को मूव लेफ्ट राइट करेंगे दैट विल बी डिसअपियर्ड। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कमेंट नज़र आए, तो इसका तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें और इसके ऊपर आप क्लिक कर दें शो हाइड कमेंट। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यू सी अब ये मेरा कमेंट यहाँ पर फिक्स हो गया। आप इसको स्क्वीज भी कर सकते हैं, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मैंने इसको ज़रा स्क्वीज कर दिया एंड आई वांट कि ये हमेशा यहाँ पे नज़र आए, ये इनविजिबल ना हो। अब मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड में कहीं पर भी इसको, इस बॉक्स को मैं मूव कर सकता हूँ। यू सी कि मैं जस्ट इसके कॉर्नर से इसको पकड़ रहा हूँ और मैं इसके कमेंट को लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड में मूव कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस कमेंट, सिंपली क्लिक ऑन दिस डिलीट। अगर आपके पास 10 12 15 कमेंट्स हैं तो प्रीवियस नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कमेंट को एडिट कर लें तो इसका ऑप्शन भी मौजूद है। मैं आइदर आई कैन क्लिक ऑन दिस एडिट कमांड, तो यू सी वो कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो गया कमेंट के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट पे ले जाऊँ, तो एडिट कमेंट का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर भी है। तो अगेन कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो आप इसमें कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। So if you have many comments, 10, 20, 30, तो click on this show all comments। तो वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह आपके पास सारे कमेंट्स आपके सामने विजिबल हो जाते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, प्रोटेक्ट के अंदर आपके पास कुछ फाइल्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसको हम नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे कि एक वर्कबुक के अंदर शीट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, तो हम उसमें इसको भी देखेंगे कि आपने एक शीट को लॉक कैसे करना है। जैसे आपने अक्सर कभी कैरियर में देखा होगा कि कुछ शीट्स आपके सामने एक्सेल की आती हैं, वो लॉक होती हैं, आप उसको ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना आप उसको एडिट कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो हम इसको उस टॉपिक पे जाके एक्सप्लोर करेंगे। व्यू में जाके आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं, नॉर्मल पेज ब्रेक, प्रीव्यू, पेज लेआउट। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम जो डेटाबेस सामने खुली 5000 कस्टमर्स की, ये एज इट इज़ है, नॉर्मल है। अगर मैं पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर दूं तो यू सी आपको ये ब्लू लाइंस नज़र आनी शुरू हो जाएंगे एंड देट आर हंड्रेड्स।
जस्ट पता नहीं कितने हंड्रेड्स की ये डाटाबेस होगी। आप यहाँ पर पेज नंबर 363 देख सकते हैं। तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसको हम पेज सेटअप का जब टॉपिक डिस्कस करेंगे, पेज लेआउट का पेज सेटअप के अंदर हम इसको उस टाइम डिटेल में देखेंगे कि इसके बॉर्डर्स की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है और इसके पेज सेटअप्स कैसे अलाइन किए जाते हैं। पेज लेआउट, अगर आपके पास एक छोटा डाटाबेस है, फॉर एग्जांपल ये पेज लेआउट है, तो मैं इसका देखना चाह रहा हूँ पेज लेआउट। तो यू सी एक स्मॉल डाटा सेट था, एक छोटा टेबल है, तो उसने मुझे इसका पेज लेआउट बता दिया और उसने मुझे ये दिखा दिया कि जब आप इसका प्रिंट लेना चाहेंगे तो आपका ये टेबल इस तरह से दिखेगा। तो इसका मतलब ये कि आपकी आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है। सो अगेन, मूविंग बैक टू दिस, नॉर्मल पे मैं क्लिक कर देता हूँ फॉर नॉर्मल व्यू। और अगेन ये हम देख चुके हैं ग्रिड लाइन। और फिर अगर आप हेडिंग को रखना चाह रहे हैं नहीं रखना चाह रहे हैं, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर अनचेक कर दूं तो वो हेडिंग वैसे नज़र आ रही है हमें। अगेन लेट मी, ओके, सो हेडिंग से मुराद ये ABCDE है, जो आपको कॉलम के ऊपर अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, जो एक्सेल के अपने अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये विजिबल ना हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फार्मूला बार, जो जहाँ पे मैंने क्लिक किया और वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये ना नज़र आए आपको, तो फार्मूला बार के ऊपर क्लिक कर दें तो फार्मूला बार इनविजिबल हो जाएगी। तो सिमिलरली जूम है, 100% जूम है, जूम टू सिलेक्शन है, ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक विंडो का एक ऑप्शन है कि समटाइम्स आप एक फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो अब आपको यू विल बी वेरी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि अगर आप एक डाटा सेट को देख रहे हैं और आपको अपवर्ड डाउनवर्ड बार बार मूव करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें से चीज़ों को वैलिडेट कर रहा हूँ, 5,000 कस्टमर की इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई 100+ कॉलम्स हैं। तो मैं इसी एक शीट के अंदर चीज़ों को अगर मूव अपवर्ड डाउनवर्ड करूँ तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें एक सहूलत ये होती है कि आप इसमें 2-3 डिफरेंट वर्जन्स खोल लेते हैं सेम फाइल के। मिसाल के तौर पे मैं इस टाइम रोल नंबर 4,000+ पे हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट कर लिया, और मुझे इस सेम टाइम पे कस्टमर नंबर 3 का डाटा देखना है। तो इंस्टेड कि मैं इसको सारे को ऊपर लेके जाऊं और फिर नीचे आऊं देखने के लिए, उसको डबल चेक करने के लिए, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्लिक करूंगा व्यू के ऊपर, न्यू विंडो के ऊपर क्लिक कर लूंगा, तो मेरे पास दो वर्जन खुल गए। ये वर्जन 2 है और ये वर्जन 1 है। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं इसमें से थोड़ा मैं इसको सेट कर लूँ। तो मैं अब इसमें ये कर सकता हूँ कि मैं इस टाइम कस्टमर नंबर 3 मेरे सामने, कस्टमर नंबर 3 की इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ से डबल चेक कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कस्टमर नंबर 4,549 के साथ मैं अलाइन कर सकता हूँ या उसको वैलिडेट कर सकता हूँ। तो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज के लिए आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आपके पास दो एलसीडीज होती हैं, आप एक लैपटॉप और एक एलसीडी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सहूलत ये हो जाती है कि आप इसके डिफरेंट वर्जन्स बनाएं, एक वर्जन को ड्रैग करके अपनी एलसीडी के ऊपर ले जाएं, दैट्स फॉर अ बिगर व्यू, और एक को आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखें टू हैव कंफर्टेबल व्यू। तो उसमें फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। यू कैन ओपन मल्टीपल फाइल्स, फॉर एग्जांपल मैं व्यू में जाता हूँ और मैं एक नई विंडो खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अब 3 फाइल्स खुल गई। तो मैं 2 फाइल्स में केस नंबर्स को देख रहा हूँ, तीसरी फाइल में मैं किसी कॉलम को वेरीफाई कर रहा हूँ। सो यू कैन ओपन मैनी थिंग्स। अच्छा, मैंने 3 फाइल्स तो खोल ली हैं, लेकिन अब मुझे इसकी अलाइनमेंट भी करनी है, ये भी एक चैलेंज है। सो कैसे अलाइनमेंट कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन है अरेंज ऑल। तो यू सी कि मैं अरेंज ऑल में सिंगल क्लिक के ऊपर इन सारी फाइल्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं हॉरिजेंटली इनको अलाइन कर लूँ, तो मैं हॉरिजेंटल के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यू सी कि मेरे पास तीनों फाइल्स हॉरिजेंटली एडजस्ट हो गई हैं। इफ़ यू हैव बिग स्क्रीन 32 इंचज़ या 56 इंचज़, तो आपके पास बड़ा आसान हो जाता है कि आप उन चीज़ों को अप डाउन मैनेज करके देख सकें। सिमिलरली अगर आप इसको लेट मी चेक कि इसको हमने रिवर्स कैसे करना है। यस, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको स्प्लिट कर लें या आप फ्रीज कर लें, फ्रीज का ऑप्शन भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि व्यू साइड बाय साइड आपने व्यू करना है, तो क्लिक ऑन दिस। तो ये वर्जन 1 है और ये वर्जन 3 है, यस ओके। तो यू सी कि मेरे पास वो उस तरह से साइड बाय साइड का वर्जन आ जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन भी आ जाती है। तो यू कैन आप अपनी वैसे ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे आपके लिए आपके स्क्रीन के मुताबिक ईजी हो। अगर आप
इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ मैं, और जस्ट क्विकली मैं इसको कोशिश करता हूँ कि वाइंड अप कर दूँ। अगर आप स्प्लिट करना चाहें तो आप स्प्लिट कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फाइल है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं जब इसको डाउनवर्ड लेके जाऊं तो मेरे पास हेडर फिक्स रहे। ठीक है, हेडर से मुराद मेरे पास, मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ फिक्स है, और मैं जब इसको डाउनवर्ड लेके जाऊं, ड्रैग डाउन करूं, तो मेरे पास वो हेडर मेरे सामने रहना चाहिए। उसके लिए एक्सेल के अंदर एक फंक्शन यूज होता है फ्रीज पैन का। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस फ्रीज पैन, जिसमें आप किसी कॉलम को और किसी रो को फिक्स कर देते हैं। वो जिस सेल के ऊपर रख के आप फ्रीज करते हैं, उससे पहले और उससे ऊपर वाली चीज़ फिक्स हो जाती है, बाकी सारी अपवर्ड डाउनवर्ड मूव होती रहती है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये सेल नंबर 2 B2, ये मेरा पॉइंट है। मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले वाला कॉलम और इससे ऊपर वाली रो ये फिक्स हो जाए, और ये मूव ना हो। मैं जितना भी बड़ा डाटा सेट हो, मैं बाकी सारी इंफॉर्मेशन को मूव कर अपवर्ड डाउनवर्ड देखना चाह रहा हूँ, बट ये आई वांट टू फिक्स। उसके लिए एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन होता है। आप इसमें जाइए व्यू में, और व्यू में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास एक फ्रीज पैन का एक ऑप्शन है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इस येलो सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको फ्रीज कर दिया। तो यू सी, अब अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा डाटा सेट है और मैं एक्स कॉलम वाई कॉलम तक भी जा रहा हूँ, तो मेरा जो पहला ए कॉलम है दैट इज फिक्स्ड, और मेरी जो पहली रो थी जिसके अंदर हेडिंग्स हैं वो भी फिक्स हो गई हैं। तो आप इसको किसी भी लेवल पे रख के एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट एन अदर एक्सपेरिमेंट, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अर्जेंटीना के ऊपर रख के इसको फिक्स कर दूं, पहले वाले 3 कॉलम्स फिक्स हो जाएं, तो मैंने अर्जेंटीना को मैंने हाईलाइट किया, और फ्रीज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यू सी कि अब मैं जब इसको राइट वर्ड ड्रैग कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर पहले 3 कॉलम्स फिक्स हो गए हैं, और बाकी सारे एज इट इज मूव होते जा रहे हैं। So similarly, you can check these options, you can play with them. स्विच विंडो, अगर आप 3 डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर काम कर रहे हैं और मुझे तीसरा वर्जन पे जाना है पहले से तीसरे पे, तो बजाय इसके कि मैं 2 को मिनिमाइज करूं तीसरे पे जाऊं, तो स्विच विंडो के ऑप्शन के थ्रू मैं डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन के ऊपर जा सकता हूं, जो कि मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये वर्जन 3 है, यू कैन सी द टॉप, ये वर्जन 3 है। लाइक सिमिलरली हेल्प के ऊपर अगर आप क्लिक करने और आपको एक्सेल से रेलिवेंट किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, आप इसके ऊपर क्लिक करें। दिस इज़ वेरी यूजफुल ऑप्शन। अगर आपको कोई फंक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करके वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी लुकअप। ये एक फॉर्मूला है जो मुझे चाहिए, मुझे इसका पता नहीं है, तो मैं एक्सेल से ही पूछूंगा भाई आप बताएं व्हाट इज़ वी लुकअप। तो वी लुकअप के पूरे एक मैनुअल मेरे सामने वो विद हेडिंग्स ले आएगा, और मैं उसको पढ़ सकता हूँ, मैं उससे एक्सपेरिमेंट्स को समझ सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ। तो लाइकवाइज यू कैन यूज दिस ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस मैंने कभी यूज़ नहीं किए, आई डोंट नो कम्युनिटी होगी एक्सेल की, उसको कैसे लिंक किया जाता है, नेवर यूज्ड। द लास्ट, ये टेबल ऑप्शंस है, टेबल डिज़ाइन है ये बेसिकली। हमारे पास ये जो सामने टेबल है, ये टेबल की फॉर्मेटिंग हुई हुई है। इसको हम नेक्स्ट किसी क्लास में, एक डेडिकेटेड क्लास में इसको समझेंगे, व्हाट इज़ टेबल इन एक्सेल लैंग्वेज, और उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। सो आई होप के हमने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस कर लिया है। हमारे जो मेन्यूज है, जो मैं चाह रहा था कि मैं उसको एक दफ़ा देख लूँ, आपको बता दूँ उन चीज़ों के हवाले से जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। सो ये सारे हो चुके हैं। टाइम इज़ शॉर्ट। मेरा आज का एक और टॉपिक था, उसके हवाले से, गूगल शीट के हवाले से, वो कि 10-15 मिनट का टॉपिक है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको कवर कर लें, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब चीज़ें ऑनलाइन पे मूव होना शुरू हो गई हैं। तो एक्सेल की ऑनलाइन शीट को कैसे आपने स्टार्ट करना है, उसके ऊपर डाटा एंट्री कैसे हो सकती है, या एक्सेल के ऊपर आप ऑनलाइन डिफरेंट कोलीग्स डिफरेंट स्टेशंस पे कैसे काम कर सकते हैं, ये समझना भी ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक गूगल शीट से स्टार्ट करें, और फिर अकॉर्डिंग टू आवर प्लानर हम इंशाल्लाह जो हमारा कंटेंट है उसको कवर करते जाएंगे। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ, और फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग।